दोस्तों, इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमला किया है, जो युद्ध विराम के बाद पहली बार इस तरह का हमला है। बताएंगे इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट हिल गया है। इनके अलावा गाजा में ताजा सर्वे ने दुनिया को चौंका दिया है। हमास के प्रति लोगों का समर्थन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, जिससे अमेरिका और इजरायल की सारी प्लानिंग बिखरती दिख रही है। और साथ में आपको बताएंगे अमेरिका ने सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित कर दिया है। लेकिन यह दर्जा आखिर है क्या, और इसका मतलब पूरे मध्य पूर्व के लिए कितना बड़ा बदलाव है, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबनान की। दोस्तों, बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। बताया जा रहा है कि इजरायल ने लेबनान के सैदा शहर में मौजूद ऐन अल हिल्वे फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इस हमले में कम से कम 15 आम नागरिकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। अल मायादीन की रिपोर्टर के मुताबिक ये पिछले साल नवंबर 2024 में हुए तथाकथित सीज फायर के बाद इस कैंप पर होने वाला पहला ऐसा हमला है। यानी यहां तक कि युद्ध विराम भी इजरायल की आक्रामकता को रोक नहीं पाया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले बताया था कि शहीदों की संख्या 13 तक पहुंच चुकी है और अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी है। यानी अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लेबनान सीज फायर की शर्तों का पूरा पालन कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इजरायल लगातार हमले करता जा रहा है। ऐन अल हिल्वे पर यह हमला 18 तारीख को लेबनान में हुआ तीसरा हमला है। इससे पहले बलिदा और बिंट जबेल में 2 अलग अलग ड्रोन स्ट्राइक में 2 आम नागरिक मारे गए थे। यानी सिर्फ 18 नवंबर 2025 के दिन ही 17 लेबनानी नागरिक इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लेबनान के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में इजरायली हमलों का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। 17 नवंबर को टायर जिले के मानसूरी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद शुबैख एक हवाई हमले में मारे गए। 16 नवंबर को एक इजरायली मरकबा टैंक ने यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना के कर्मियों पर गोली चलाई। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय फोर्स भी सुरक्षित नहीं है। 13 नवंबर को नबातिये में एक कार पर ड्रोन हमला हुआ। इसके अलावा 10 नवंबर को बेका घाटी के जनता और शारा हाइट्स पर 3 एयर स्ट्राइकें की गई। साथ ही हरमेल में अल दौरा और अल माली के बीच सड़क पर एक ड्रोन हमला भी हुआ। सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक बलिदा नगर पालिका भवन पर इजरायली रेड थी, जिसमें सैनिकों ने सोते हुए मेयर को गोली मारकर हत्या कर दी। ये सारी घटनाएं बताती है कि इजरायली हमले सिर्फ सीमावर्ती संघर्ष नहीं, बल्कि एक बड़ी और लगातार बढ़ती हुई आक्रामकता का हिस्सा है। यानी सीज फायर के बावजूद जिसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ताजा सीज फायर के बाद गाजा में हमास के प्रति लोगों का समर्थन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यह बढ़ता हुआ जन समर्थन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, जिसमें गाजा को डिसआर्म यानी हथियारों से मुक्त करने की बात की जा रही है। सीज फायर के बाद जैसे ही इजरायली फौजें पीछे हटना शुरू हुई, हमास के फाइटर से तुरंत सड़क पर लौट आए और उन्होंने आंतरिक सुरक्षा, पुलिस और व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। इससे गाजा में फैली अराजकता, चोरी, डकैती और गैंग हिंसा काफी हद तक खत्म हो गई। लोगों को लगा कि हालात फिर से काबू में आ रहे हैं। गाजा के 22 साल के बिजनेसमैन हाजिम सरूर ने बताया, हमने देखा कि हालात कैसे टूट रहे थे। चोर, गुंडे, कानूनहीनता, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। सिर्फ हमास ने हालात संभाले, इसलिए लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सीज फायर से पहले यूएन की 80% मदद या तो रास्ते में लूट ली जाती थी या भूखे लोगों और हथियारबंद गैंगों के बीच फंस जाती थी। लेकिन पिछले महीने सिर्फ 5% मदद में ही रुकावट आई। यानी 95% मदद गाजा तक पहुंची। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमास की आंतरिक सुरक्षा टीम, जिसे ब्लू पुलिस कहा जाता है, उन्होंने चोरी और लूट पर कड़ा एक्शन लिया और राहत सामग्री सही लोगों तक पहुंचने लगी। ये बदली हुई स्थिति हमास की पकड़ और उनकी प्रशासनिक क्षमता को और मजबूत करती है। फिलिस्तीनी पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च सेंटर के एक सर्वे में यह साफ हुआ कि गाजा के लोगों का झुकाव हमास की तरफ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 51% गाजा वासियों ने कहा कि हमास ने युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया।
यह आंकड़ा पिछले साल सिर्फ 39% था। 41% लोगों ने कहा कि अगर चुनाव हुआ तो वो हमास को वोट देंगे। दिसंबर 2023 के बाद यह सबसे ज्यादा समर्थन है। लोगों का कहना है कि लगातार हमलों, नाकेबंदी और विनाश के बीच सिर्फ वही संगठन है जिसने लड़ाई भी लड़ी और व्यवस्था भी संभाली। दोस्तों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप की योजना के तहत गाजा से हमास के हथियार छीनकर वहां विदेशी फोर्स तैनात करने की बात शामिल है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इस योजना के खिलाफ है। 55% लोगों ने कहा कि हमास को हथियार नहीं डालने चाहिए। 52% ने कहा कि वो किसी भी विदेशी फोर्स को गाजा में स्वीकार नहीं करेंगे अगर इसका मकसद हमास को कमजोर करना है। वहीं पोलिंग सेंटर के प्रमुख खलील शिकाकी ने कहा, जो लोग हमास का समर्थक नहीं है वो भी मानते हैं कि हथियार जरूरी है, वरना इजरायल के असली इरादों से खुद को बचाना मुश्किल होगा। पिछले 2 साल में इजरायली हमलों में गाजा का बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। हजारों नागरिक और फाइटर्स मारे गए, पूरी बस्तियां मिट गई, लेकिन इसके बावजूद हमास ने अपना प्रभाव और साख दोनों बनाए रखी। सबसे बड़ी उपलब्धि, हमास ने एक बड़ी कैदी अदला बदली करवाई जिसमें कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कराया गया। इससे यह संदेश गया कि हमास सिर्फ लड़ाई नहीं करता बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक दबाव भी बना सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो सऊदी अरब के साथ रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं और सऊदी अरब को प्रमुख नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दे रहे हैं। व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक आधिकारिक डिनर के दौरान ट्रंप ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम अपने सैन्य साझेदारी को और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। सऊदी अरब को अब आधिकारिक तौर पर प्रमुख नॉन नाटो सहयोगी बनाया जा रहा है, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको यह पहली बार बता रहा हूं क्योंकि वो इसे आज रात तक थोड़ा गुप्त रखना चाहते थे। यह भी आज आपकी एक बड़ी उपलब्धि है और हमने अभी एक ऐतिहासिक रणनीतिक रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए बधाई हो। और इसके बाद तालियां बजी। दोस्तों, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा मिलने से किसी देश को कई तरह के रक्षा और सुरक्षा लाभ मिलते हैं, जैसे अमेरिकी पेंटागन के साथ संयुक्त रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम करना और अमेरिका के हथियार ट्रेनिंग और लॉन्च तक विशेष पहुंच मिलना। अन्य देशों को भी यह दर्जा मिला हुआ है, जैसे बहरीन, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, केनिया, पाकिस्तान, कतर, दक्षिण कोरिया और ट्यूनीशिया। हालांकि यह दर्जा मिलने का मतलब यह नहीं है कि अमेरिका उस देश की सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन व्हाइट हाउस ने पहले कहा था कि ट्रंप और बिन सलमान ने एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों की 80 साल पुरानी रक्षा साझेदारी और मजबूत होगी और मध्य पूर्व में सुरक्षा और रोकथाम की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन यह साफ नहीं है कि इस डिटेरेंस में यह बात शामिल है या नहीं कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो क्या अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। इस बारे में पूछे गए सवाल का व्हाइट हाउस ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।